आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उस आर्थिक सर्वेक्षण से कई सारी पहलू समझ के और निकल के सामने आते हैं। तो आज का जीडीपी दर 11.5% यहाँ पे अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय भी अनुमान जो रखा गया है 1,18,401 रुपए। सर्वेक्षण में जो जीएसडीपी है उसमें कृषि में 3.88% की वृद्धि अनुमानित यहाँ पर रखी गई है। उद्योग क्षेत्र में भी काफी अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है, 15.44% की वृद्धि, और सेवा क्षेत्र में भी 8.54% की वृद्धि की अनुमानित यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही इस जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको काफी बेहतर माना जा रहा है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। अमित चिमनानी जी हैं बीजेपी से, साथ ही सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगर इस आर्थिक सर्वेक्षण को समझा जाए, इस आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की अगर जमीनी हकीकत को समझा जाए तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो सदन में पेश किया गया है, इससे जो तमाम, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात कर ली जाए, चाहे तमाम सेक्टर में उछाल की जो बात कही जा रही है, वो आपको दिखता नजर आता है डॉक्टर साहब? देखिए गांधी जी, अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों का जो बजट आ रहा है धीरे धीरे, और आर्थिक सर्वे आ रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत गांधी जी कि विशेषज्ञ या गुरु या और डॉक्टर को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। जो यथार्थ है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हम जिस प्रदेश को बिलोंग करते हैं उसमें हमें इस तरह का, चाहे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति आय में, जीडीपी में जो वृद्धि आर्थिक सर्वे के माध्यम से दिख रहा है, इसके निश्चित रूप से प्रशंसा करेंगे सैद्धांतिक रूप से। लेकिन समस्त राज्य सरकारें जो बजट बना रही गांधी जी, वो प्रतिकूल परिस्थितियां जो वर्ल्ड के सामने आ गई हैं, उनके पहले का ये आर्थिक सर्वे है और उनका बजट है। जिस तरह से क्रूड में उबाल है, केंद्रीय बजट की हम चर्चा करें गांधी जी तो $70 से $75 सीतारमन जी रखी थी, लेकिन कल तो $140 तक की बात। और इससे बजट निर्माण करने वाले परिचित हैं कि नहीं जी। दूसरी बात आ रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है और हर राज्य सरकारों की बजट में वो दिखाई नहीं दे रहा, वो है जून में जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट गवर्नमेंट सभी राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाता था, वो इसी जून में, इसी एक तिमाही के बाद समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार जिस तरह से जीएसटी के मसले के ऊपर राज्य सरकारों के साथ वैचारिक असमानता हुई थी और ये राज्य सरकारें लोन लेना प्रारंभ की थी, तो लोन लेने के कारण इनका एक बहुत बड़ी राशि ब्याज की अदायगी में जा रहा है। तो ये मेजर चीजें हैं। और बजट निर्माण करने वाले जो भी हैं वो दोषी नहीं है, ना सरकारें दोषी जी। इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो आई है वो सब राज्यों का जो बजट है, जो पहले बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पैरों के बल खड़ा है, वो सर के बल खड़े होते हुए नजर आ रहा है। तो ये बेसिक चीज है। अब इसकी बात है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी 3 प्रकार की गांधी जी। एक तो रिटेल का है, उसके बाद कोर सेक्टर का है। कोर सेक्टर का तो $140 और उसका कोई और छोर नहीं है। इससे क्या है, सर्विस सेक्टर भी प्रभावित होगा। हर राज्यों का उद्योग सेक्टर जो है वो भी प्रभावित होगा जी। महंगाई बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो इस तरह के जो आर्थिक सर्वे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, अनेक राज्यों का आ रहा है, साउथ तरफ के राज्यों का भी आ रहा है। निश्चित रूप से सर के बल खड़ा नजर आएगा। इसलिए इसके लिए राज्य सरकारें भी दोषी नहीं है, ये समय का दोष है। केंद्र सरकार भी जो ब्याज अदा की है गांधी जी, वो है 8.1 लाख हजार, और अभी उनको भी स्वयं 12 लाख रुपए बारो करना है अभी। अब क्या है, जीएसटी काउंसिल में क्या होगा, ये जो बेस 5% का है उसको बढ़ाने की बात हो रही है 8%। इसी तरह से उसके ढांचा में 12%, 18%, 28% की चर्चा हो रही है। तो ये वक्त के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन आर्थिक सर्वे सैद्धांतिक रूप से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये समस्त राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर के भी आ सकती है।
जी जी, चुनौतियां तो बहुत सारी है, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से सरकार ने ये कहा कि कोरोना में भी यहाँ पे आर्थिक के तौर पे काफी समृद्ध रहा छत्तीसगढ़, और शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण में बातें कही गई कि प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ इस काल में भी, तो क्या हमको इस तरह से इसको देखना चाहिए सुरेंद्र जी? गांधी जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय अनुशासन और सुशासन का ही परिणाम है कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि केंद्र में -23% तक जीडीपी गया था, प्रति व्यक्ति आय कम हुई थी। केंद्र के आंकड़ों में ही देश में 97% लोगों ने अपनी आय में कटौती झेली है, और यह सर्वविदित है। चंद पूंजीपति मित्रों को छोड़ दे जिनका हर 20 महीने में 2.5 गुना संपत्ति हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में असमानता बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम जनता में समृद्धि आई है। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, गौपालक तमाम लोगों में निश्चित रूप से जो 12% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में है, ये छत्तीसगढ़ में सुशासन और समृद्धि का प्रमाण है। जिस प्रकार से कृषि विकास दर, सेवा के क्षेत्र और उद्योग तीनों में लगातार पिछले 3 सालों से जो वृद्धि दर्ज की गई है, केंद्र की तुलना में बेहतर है, और पूर्व के वर्षों से हम देखें और वर्तमान हालात में जो हो सकता है बेस्ट वो सरकार कर रही है। 5,81,000 से अधिक कृषि पंपों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उसका सीधा लाभ उद्योग व्यापार में भी हुआ है। जिस प्रकार से वृद्धि की हम बात करें तो जीडीपी में भी केंद्र की तुलना में लगभग 2-2.5% राज्य का प्रदर्शन बेहतर है। तो एक सुशासन का मिला जुला मॉडल, जो तरक्की का, एक आम जनता की समृद्धि का जो मॉडल है, वो छत्तीसगढ़ में प्रमाणित किया है, और यही लोकहित सरकारी सरकार से लोगों की अपेक्षा होती है कि किस प्रकार से सभी सेक्टरों में ग्रोथ के साथ साथ आम जनता के जेब में पैसा जाए, आम जनता में समृद्धि हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ कर्जे की बात है, वो एक अलग क्षेत्र है। सरकारें कर्जा लेती है, अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन अपने संसाधनों से उसको चुकाती भी है। जिस प्रकार से असमानता भाजपा शासित राज्यों में बढ़ी है, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में आम जनता में समृद्धि बढ़ी है, आय के अवसर बढ़े हैं, और जो नए अवसर, नए उद्योग नीति के चलते उद्योग व्यवसाय में भी सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी अवसर बढ़े हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला है। और यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि औसतन दूसरे राज्यों में और केंद्र में जो है वो प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, और लगभग 97% लोगों की आय में तो लगातार गिरावट देखी गई है। गांधी जी जी, अमित चिमनानी जी, आप खुद आर्थिक एक्सपर्ट हैं और आप सर्वेक्षण को भी बहुत भली भांति समझते हैं। जमीनी तौर पे किस तरह की स्थिति है आप भी उसको समझ पाते हैं, लेकिन इसमें जो दावे किए जा रहे हैं सर्वेक्षण में, इजाफा हुआ है हर सेक्टर में जाके, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर काफी है, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में आपको क्या हालात नजर आते हैं? इनके जो दावे हैं उनका प्रस्तुतिकरण ये लोग जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, एक्चुअली वो नकारात्मक है। और मैं अभी केवल आर्थिक सर्वे पे रहूंगा, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता केंद्र पे और कहाँ चले गए, आज की चर्चा में ही बने रहते हैं और सच को सामने रखने का प्रयास करते हैं। अभी 1,02,000 रुपए 18-19 में जब हमारी सरकार थी प्रति व्यक्ति आए थी, हमने शुरू कहाँ से किया था माननीय गांधी जी? 12,000 रुपए से, ठीक है, 90,000 रुपए 15 साल में हमने बढ़ा दिया। अब ये 3 साल में पहुंचे हैं मात्र 1,18,000 रुपए, 16,000 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय को 3 वर्षों में ये बढ़ा पाए। अब प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति कर्जे को देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में 12% की ग्रोथ है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्जे में 150 से 200% की ग्रोथ है। जब हमारी सरकार थी एक आदमी के ऊपर 16,000 रुपए का कर्जा था। इनकी सरकार आने के बाद 40,000 रुपए का कर्जा 1 साल के बच्चे पर भी है, आप पर भी है गांधी जी, मुझ पे भी है। हमारी फैमिली में 5 लोग हैं तो 2 लाख रुपए का कर्जदार है वो परिवार। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि कर्जा सब लोग लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, केंद्र सरकार भी ले रही है, राज्य भी लेते हैं, लेकिन उस कर्जे की कोई सीमा तो होती है। अगर हमारी सरकार ने 15 वर्षों में मात्र 32,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ रुपया, 1,800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, उतना ये सरकार प्रति महीने में ले रही है, और ये कह रहे हैं कि हम उसको चुकाएंगे
तो सर कहां से चुकाओगे? राज्य की आय तो आप बढ़ाए नहीं, आप केंद्र से तुलना कर रहे थे इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है, नहीं तो मैं केंद्र पे नहीं जाता। केंद्र जो कर्जा लेता है उससे उसने क्या करके दिखाया? 16 लाख करोड़ रुपए का बजट था जब मोदी सरकार आई। अब का बजट मालूम है सुरेंद्र जी को? 40 लाख करोड़ रुपए। सर 2.5 से 3 गुना बजट कर दिया। और हमारे प्रदेश का बजट हमने छोड़ा था 1 लाख करोड़ रुपए, आप भी आज वहीं खड़े हैं 1 लाख करोड़ रुपए में, आप कर दीजिए ना 3 लाख करोड़ रुपए, तब हमको समझ में आएगा कि जो कर्जा है उसका फायदा जनता को मिल रहा है। प्रदेश का जब बजट ही नहीं बढ़ रहा है, राज्य की जब आय ही नहीं बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, तो काहे की सकारात्मकता है गांधी जी? और फिर अब मैं तुलना करता हूं दूसरी चीजों की। सरकार के वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता। आरबीआई कहता है कि आप अपने जीएसडीपी का 20% से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। छत्तीसगढ़ ने 27% से ज्यादा ले लिया है। आरबीआई कहता है वित्तीय घाटा 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस सरकार का 6.5% है। आरबीआई कहता है कि आपको राजस्व घाटा करना ही नहीं है, लेकिन पिछले साल छत्तीसगढ़ ने 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा देखा है, झेला है। अब दूसरी चीज पर आता हूं, कृषि की बहुत बड़ी बात करते हैं। सिंचाई की जो वृद्धि दर है आप देखिए, मात्र 2.45%। आप ये कहते हैं कि आपकी सारी योजनाएं किसानों के लिए हैं। 15.64 लाख हेक्टेयर से आप पहुंचे हो 15.98 लाख हेक्टेयर तक, बस उसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं। और राजस्व प्राप्तियों में इन लोगों ने वृद्धि बताई है। माननीय गांधी जी देखिए इनका प्रस्तुतिकरण, उसमें बड़ी इन्होंने रोचक बात कही है कि अब जो है राज्य की आय लगभग 80,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। उसमें राज्य का हिस्सा कितना है? वो तो 50% से ज्यादा हिस्सा तो केंद्र का है। जैसे 19-20 में 53% हिस्सा केंद्र ने दिया था, 47% हिस्सा राज्य का था। कुल आय थी 63,000 करोड़, उसमें से 34,000 करोड़ केंद्र का था। तो जो आय राज्य की बढ़ रही है वो खुद की नहीं बढ़ रही है, वो केंद्र दे रहा है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। बात मानेंगे, जो जीएसटी की बात आ रही है, जो आप कंपनसेशन जो है वो मिल नहीं पाएगा अब राज्यों को, जो बात शुरुआत में ही डॉक्टर अजय चंदाकर जी ने कही। ये तो है जब राज्यों के पास, ये हर राज्य के साथ लागू है। ये निर्णय जीएसटी काउंसिल का है जिसमें हर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। 5 वर्षों के लिए तय किया गया था। 5 वर्षों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार बिल्कुल दे रही है। और केंद्र सरकार ने अभी तो एक बहुत बढ़िया बात की है, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री ऋण दे रही है। केंद्र मदद कर रही है, ऐसा नहीं है। और केंद्र जो यूपीए शासन में छत्तीसगढ़ को जितना पैसा मिलता था उससे 178% ज्यादा मिल रहा है। ग्रांट जितना मिलता था प्रतिवर्ष 9% बढ़ा के मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अगर चल रहा है माननीय गांधी जी तो केंद्र के पैसे से चल रहा है। लेकिन एक गंभीर बात की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ 18 साल पीछे चला गया है। कैसे गया है? 2000 से 2003 में जब इनकी सरकार थी तब प्रदेश का कर्ज और प्रदेश का बजट बराबर था, लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए। ये बड़ी नकारात्मक चीज होती है। बीजेपी आई, बीजेपी ने इस स्थिति को बदल दिया। बजट हो गया 1 लाख करोड़ रुपए और कर्जा मात्र 41,000 करोड़ रुपए, मतलब कर्जे से 1.5 गुना ज्यादा प्रदेश का बजट। अब ये सरकार आई 3 साल में, फिर हालात वहीं के वही। प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ रुपया, प्रदेश का कर्ज भी 1 लाख करोड़ रुपया। 18 साल पीछे आप चले गए। कहां आप वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं? कोई आंकड़ा सकारात्मक नहीं है। और ये सरकार कर्ज के मकड़ जाल में इतनी घिर रही है कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए दिवालिया होने का खतरा है। ये एक आर्थिक जानकार होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जी सुरेंद्र जी कुछ ऐड कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी। गांधी जी, अमित चिमनानी जी विद्वान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अपडेट कर लें। जो जीएसडीपी कुल है वो 4 लाख करोड़ के आसपास संभावित है, उसका 27% कितना होता है ये निकाल लें। ये बात कर रहे हैं फोकस का, आम जनता के हित में काम करने वाली सरकार क्या होती है और चंद पूंजीपतियों के इशारे में काम करने वाली कौन सी सरकार होती है। ये आंकड़ों से मैं प्रमाणित करता हूं। चंद पूंजीपति मित्रों के लोन राइट ऑफ करना देश की समृद्धि नहीं हो सकती। इनके राज में किसानों को शोषित और प्रताड़ित किया गया, वादा खिलाफी की गई, जिसके चलते प्रतिदिन के 3 किसान आत्महत्या करते थे। हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया। इनके देखिए 2014 में जो प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज था 3 रुपया 54 पैसा था, जिसको मोदी सरकार ने 31 रुपया 80 पैसा तक बढ़ाया। 10 गुना मुनाफाखोरी का बोझ, जिसके कारण से आज महंगाई चरम पर है। इनकी पूंजीवादी नीतियों के कारण से बेरोजगारी आज चरम पर है। ये आरोप लगाते हैं इनके समय में सरप्लस फंड मिला था।
ये वादा खिलाफी करते रहे, आम जनता शोषित और प्रताड़ित होते रही, फिर भी 41,000 करोड़ का कर्जा ये लाद कर गए, जिसका ब्याज भी हम चुका रहे हैं और वो राशि भी हम चुकाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। आम जनता की समृद्धि के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में विपरीत हालात में भी कभी नकारात्मक किसी भी सेक्टर में हम नहीं पहुंचे। जो बाकी राज्यों के तुलना में छत्तीसगढ़ हमेशा बेहतर रहा है। उर्जित पटेल का यह बयान आपको याद होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो बैंक फ्रॉड करने वाले हैं, इनसे राशि वसूलने में कड़ाई करने से मना किया। तो इनके फोकस में ऐसे बैंक फ्रॉड हैं, इनके फोकस में ऐसे 18-20 चंद उद्योगपति हैं जिनका लोन राइट ऑफ कर सके। 25 लाख करोड़ से अधिक का पैसा केवल डीजल और पेट्रोल से वसूल किया गया। लेकिन तमाम केंद्रीय योजनाओं में आर के गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि राज्यांश बढ़ाकर केंद्रांश कम किया गया, राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ। जैसा हमारा छत्तीसगढ़ है, जीएसटी की बात कर रहे थे, हमारा प्रदेश उत्पादक राज्य है, इसमें उत्पादक राज्यों को जीएसटी आने से नुकसान जो हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए केवल छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण पे तो बात हो ही नहीं रही है। थोड़ा सा देखिए, जो बातें केंद्र और राज्य की स्थिति को लेकर थी, शायद उस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण पे ही बात रखे तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज और कि केंद्र का भी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था, जिसका जिक्र आज हो रहा है, जिसमें चर्चा हो रही है कि केंद्र के सरकार के बजट में देश की विकास दर 9.2% आंकी गई थी, वही छत्तीसगढ़ की विकास दर 11.5% है। तो इसको किस तरह से देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो बेहतर दिख रहा है ना राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है। गांधी जी, और भी मैं प्रमाण देता हूं। जवाब मैं आपसे भी लूंगा, आपको भी समय दूंगा, लेकिन मैं अजय चंद्राकर जी के पास भी चलना चाहूंगा। स्वयं जी 15 साल जो भाजपा की सरकार रही उसका भी प्रमाण देना चाहूंगा। 15 साल में 2001 से लेकर 2021-22 तक का अभी 20 साल का आंकड़ा आप देख लीजिए। सर्वाधिक ग्रोथ जो हुई थी 25% की, जो वृद्धि दर्ज की गई थी 35% की, वो भी कांग्रेस के समय में। और सबसे कम वृद्धि जो हुई है 4-5 में, वो रमन सरकार के दौरान 1% की थी। तो ये किस आंकड़े की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा आम जनता की समृद्धि से, किसान, गौपालक और आदिवासी जो समृद्ध हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जो अमित सिंघानी जी कह रहे थे कि 1 लाख करोड़ का बजट और कर्ज 1 लाख करोड़ का, ये है कैसे ऐसी स्थिति? ना 1 लाख करोड़, देखिए एसडीपी जो है वो अनुमानित 4 लाख करोड़ है। तो उसके आरबीआई का जो नियम है वो जी डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, देखिए सर्वे और ये जो आंकड़े होती है, जो आंकड़ों की बाजीगारी होती है, वो लेमैन नहीं समझ पाता, आम व्यक्ति नहीं समझ पाता। आम व्यक्ति को तो राहत चाहिए। अब बिल्कुल गांधी जी, देखिए अभी का जो वातावरण है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं समस्त पूरे विश्व में बटरफ्लाई इफेक्ट जी, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि रशिया, यूक्रेन या फिर जिस तरह से अन्य गुड्स की बात हो रही है, परिस्थितियों की बात हो रही है, तो इसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन यही बात है कि जो आप कह रहे हैं, तो इसमें सामान्य क्षेत्र के ऊपर बजट में कटौती करना पड़ेगा, सोशल सेक्टर में कटौती करना पड़ेगा, इवन आर्थिक क्षेत्र में, इवन सेवा क्षेत्र में। क्योंकि गांधी जी, इसमें मूल बात यह आ रही है कि देखिए नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन आया और उस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, इनके विभिन्न विभाग एक ही तरह की योजनाएं कई चलाते हैं, उसको क्यों ना मर्ज कर दिया जाए और उसको कम किया जाए। 33% का रिकमेंडेशन नीति आयोग का है। अब इस कारण से केंद्र सरकार अपने बजट में 130 जो योजनाएं थी उनको 65 योजनाओं में लाई है। अब बजट को ध्यान से पढ़िएगा, और 5 योजनाओं को और जोड़ा गया है, टोटल 70। अब राज्य सरकारों को भी उन योजनाओं का लाभ मिलता था और एड मिलता था, तो एक बड़ा गैप आएगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि सीतारमन जी वो जो 130 योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान था उसमें कटौती नहीं की, तो हो सकता है विपुल पैमाने पर 65 योजनाओं में वो राशि जारी करें। लेकिन
ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत असामान्य परिस्थिति है गांधी जी। पॉलिटिकल एक्टिविटी हर सरकार चाहती है लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत वो काम करें, लेकिन महंगाई, इसी तरह से लोन में वृद्धि। अभी सरकार जो, मैं एक चीज और कहना चाहता था उस समय, जिसको चिमनानी जी मेंशन कर रहे थे, कि लोन के लिए, जीरो इंटरेस्ट के लिए, जीरो इंटरेस्ट से वो एक प्रावधान की है, लेकिन वो लोन है उसका किस्त तो पटाना पड़ेगा। एक लोन विंडो जो खोली है, लेकिन यहां पर मूल बात आती है, वही राज्य, वही स्टेट गवर्नमेंट सरवाइव करेगा ये 3 महीने के बाद, जो अपने राजस्व में अच्छा प्रबंधन कर पाएगा। अब सुरेंद्र वर्मा जी जो एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को मानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह से ये गांव में पैसा मिला है, 48% ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, वो पैसा तो गया है। लेकिन दूसरी बात आ रही है कि क्या अनुत्पादक क्षेत्र में भी कुछ अब खर्च हो रहा है, गोल्ड के तरफ हो रहा है क्या? और गोल्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, तो फिर वो तो लूप के लिए, इकोनॉमी के लिए उतना सकारात्मक नहीं है गांधी जी। जी। बाकी जो सेक्टर है, रियल एस्टेट, देखिए कंस्ट्रक्शन से लेकर के सब क्षेत्रों में अभी स्ट्रगल है। और मेन बात है, जिस तरह से ये 3 तिमाही देखिएगा गांधी जी, उसके बाद आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में निश्चित रूप से इंटरेस्ट को बढ़ाएगी जी, और इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो राज्य सरकारें का जो लोन है वो उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, और लोन लेंगे उसमें भी सब राज्यों का। तो ये असामान्य परिस्थिति नहीं है। युद्ध के समय का जो सिचुएशन होता है, उन सिचुएशनों में, अच्छा हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे रुपया का भी रेट जिस तरह से अभी अवमूल्यन हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है, और आरबीआई इसको अभी अवमूल्यन भी करना चाहती, अभी उसके ऊपर वो स्टेटमेंट नहीं दी है, कुछ हो जाए तो इसके पीछे बड़े लेवल पर आर्थिक दृष्टिकोण से वेट एंड सी वाली बात है गांधी जी। लेकिन वेट एंड सी वाली स्थिति है। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति जो है उसका असर तो देश के भी बजट पे और राज्यों के भी बजट पे असर पड़ेगा। हमने कोरोना की भी स्थिति देखी थी अमित चिमनानी जी, और कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है इस संकट में प्रभावित हुआ था। उसमें बताया ये गया था कि 2019-20 की तुलना में 1.37% कम रह गया था। तो फिलहाल तो स्थिति उससे बेहतर दिख रही है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति पे सबकी नजर रहेगी, जो बात डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी कह रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की जब कांग्रेस सरकार ने अभी सरकार में आते ही एक स्ट्रेटेजी बनाई, बड़ी सिंपल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ जी, कि जब आप कर्जा ले रहे हैं, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कर्जा लेता हूं और मुझे 12% ब्याज पटाना है, तो उस कर्जे से मुझे 20% की कमाई करनी है, यानी कि 8% मैं बचाऊंगा, 12 तभी चुका पाऊंगा और अपने खर्चे भी मैं चलाऊंगा। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि सरकार ने जो कर्जा लिया है उससे सरकार को रिटर्न नहीं मिला है, कुछ भी जो ग्रोथ आना चाहिए जीएसडीपी का वो नहीं आया है, और सरकार की खुद की आय नहीं बढ़ी है, इसलिए सरकार जो है वो कर्जा खुद चुकाने में असक्षम हो गई है। इसीलिए देखते हैं आप, ये बार बार बहाने मारते रहते हैं और केंद्र पर चले जाते हैं, ये खुद कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे तो आखिर इसको चुकाएगा कौन? माननीय गांधी जी, आप और मैं टैक्स दे करके चुकाएंगे, प्रदेश के किसान, प्रदेश के आदिवासी। आखिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, या जब इनकी सरकार जाती है, अगली सरकार क्या करेगी? कहां से चुकाएगी? पैसा आसमान से तो बरसेगा नहीं। तो इनको जो पैसा कर्जा लेना है उसका ये प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो जो आंकड़ा है जीएसडीपी का, उसको मैं चेक करूं। मैं फिर से आंकड़ा बता रहा हूं, थोड़ा नोट करेंगे कि 4 लाख करोड़ रुपया जीएसडीपी अनुमानित है। अभी कर्जा जो आपका आज की डेट में हो चुका है वो 1 लाख करोड़ रुपए है, और जीएसडीपी आज की तारीख में 3,75,000 करोड़ रुपए है। तो 1,03,75,000 का 26.6% होता है, यानी कि लगभग 27%। और आरबीआई आपको कहता है कि 20% से आप ज्यादा नहीं ले सकते। तो सर, आपने सीमा को लांघ दिया है, और उसके बाद भी आपने राज्य की आय नहीं बढ़ाई है। केंद्र तो जो पैसा देगा आपको योजनाओं के लिए देगा। ये तो पहले ही बात आ चुकी थी अमित चिमनानी जी, आपने पहले भी इस बात का रखा था, जिसका जवाब सुरेंद्र वर्मा जी ने भी दिया था, और शायद सुरेंद्र वर्मा जी उसी बात को फिर से दोहराएंगे कि हमने लांघा नहीं है।
लेकिन सुरेंद्र वर्मा मैंने क्लैरिफाई किया उसको, मैंने उस आंकड़े को क्लैरिफाई कर दिया। जो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तो मैंने परसेंटेज फिर से बता दिया। और प्रदेश का बजट और प्रदेश का कर्ज एक जितना है कि नहीं है, वो आपने पूछा, जवाब नहीं आया, तो मैं आपको फिर से इस पे क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। 41,000 करोड़ रुपया जब हमारी सरकार गई तब था, 52,000 करोड़ रुपया ये सरकार ले चुकी है नवंबर 2021 तक, अभी मार्च 2022 चल रहा है, तो 1 लाख करोड़ रुपया अब ये हो चुका है आज की तारीख में। और प्रदेश का बजट भी 1 लाख करोड़ है, माने बराबर है, इसमें कोई शक शंका नहीं। जी जी सुरेंद्र वर्मा जी। गांधी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जो हमारी सरकार ने 52,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है, उसमें से 32,000 करोड़ तो केंद्र के द्वारा रोकी गई राशि है। अब ये गलत है। का हिस्सा सुन लीजिए गलत है सर, मैं कैसे सुनूं? एकदम गलत है ना। कौन सी ऐसी केंद्र की योजना है एकदम जिसमें केंद्र करके राज्यांश नहीं बढ़ाया गया? बता दीजिए। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है कमी है संक्षिप्त में है। हमारे हक का पैसा यदि दे दे तो हम तो आज कर्ज हम चुका दे। इनके समय में देखिए, हमने कर्ज लिया है किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए, हमने फसलों का सही दाम देने के लिए, जो आप लगातार ठगते रहे। आपकी तरह 18 उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ करने के लिए नहीं लिया है कर्जा। और छत्तीसगढ़ सरकार के फोकस में आम जनता की समृद्धि है। हम कर्जा भी चुकाएंगे, आपके द्वारा लिए गए कर्जे का ब्याज भी चुकाएंगे। राज्य को मिला रहे हैं सर। राज्य ने कब 18 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया? किसका माफ किया बताओ? राज्य ने कब किया? छत्तीसगढ़ की बात करो ना। छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में किसका 18 उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ? एक का नाम बताओ। में तो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की रेट चल गई। भ्रमित करने वाली बात है, मुझे लग रहा है कि चुनावी साल को छोड़कर कभी नहीं दिया आपने। किसानों की समृद्धि के लिए कोई काम नहीं किया। तेंदू पत्ते का कीमत अपनी आय बढ़ा के करिए ना, कर्जा लेके क्यों कर रहे हैं? 40,000 करोड़ कोई भी कर सकता है। घटिया मोबाइल, घटिया कोई भी कर सकता है। यही आपके फोकस में चलते मुझे लगता है कि बजट आएगा तो बहुत सारी बातें और यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। समय कम है, संक्षिप्त में आप। बिल्कुल बिल्कुल, कल बजट आने के बाद बजट भाषण मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में जब सदन के पटल पर पढ़ेंगे और उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा गांधी जी कि यह एक लर्निंग का भी समय है जी। वह यह है कि देखिए, सोशल सेक्टर के ऊपर, अन्य क्षेत्रों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार, सभी सरकारों को अपना जो बजट है उसमें उनको काफी उसमें पुनर्विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक की बात आप देखिए। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय जो 12% बढ़ी है, इस बात का जिक्र है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में हर आदमी की औसत कमाई भी 1.18 लाख सालाना इसमें बताया गया। प्रदेश के जीएसडीपी का भी आकार देश के जीडीपी से ज्यादा है। ऐसी बातें यहाँ निकल के सामने आ रही है। तो इसमें तमाम पहलू को हमने समझा। हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अमित चिमनानी जी आपका, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।